कभी कभी लगता है कि हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसका गोल्डन रूल था, भाई जिस सवाल का जवाब ना पता हो उसको ऑप्शन सी लगा दो। पता नहीं क्यों पर हमेशा सी ही होता था। और कमाल की बात यह है कि कभी-कभी ये काम कर भी जाता था। लेकिन आज हम इस ऑप्शन सी वाले किस्मत के बात को जरा विज्ञान और रणनीति के चश्मे से देखेंगे। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो शिक्षण पात्रता परीक्षाओं यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स को हल करने के लिए एक बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति पर बात करते हैं। तो ये सिर्फ तुक्केबाजी से बहुत आगे की बात है। सही कहा। आज की हमारी पड़ताल का मिशन साफ है। हम दो मुख्य रणनीतियों को समझेंगे। पहली, इन सवालों के पीछे का मनोविज्ञान, मतलब वो कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जो परीक्षक के दिमाग की चाबी है। और दूसरी है स्मार्ट अनुमान लगाने का विज्ञान। जब ज्ञान काम ना आए तो तर्क कैसे काम आता है। और सबसे जरूरी बात जिससे हमें शुरू करना चाहिए, इन परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब पहला नियम तो यही हो गया कि 150 के 150 सवालों पर निशान लगा कर आना है। एक भी सवाल छोड़ना मतलब अपनी नंबर काटना। एकदम। एक भी गोला खाली नहीं छूटना चाहिए। ये इस खेल का जीरो रूल है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, जवाबों के पीछे का मनोविज्ञान। स्रोतों में टैग वर्ड्स का जिक्र बार बार आया है। ये क्या है? क्या ये कोई शॉर्टकट है? आप इन्हें शॉर्टकट कह सकते हैं, लेकिन ये असल में आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों को समझने के लिए एक तरह से ट्रेनिंग व्हील्स की तरह हैं। ये टैग वर्ड्स हवा हवाई नहीं है। ये सीधे सीधे शिक्षा मनोविज्ञान के सबसे बड़े नामों जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की के विचारों से निकले हैं। हाँ, ये तो नाम तो बीएड की किताबों में हर जगह मिलते हैं, लेकिन परीक्षा के तनाव में इनके बीच का जो फर्क है वो अक्सर धुंधला जाता है। लगता है दोनों ही बच्चे के सीखने की बात करते हैं। परीक्षक असल में हर सवाल में आपसे यही पूछता है कि आप किस दुनिया में खड़े हैं। पियाजे के लिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। नन्हा वैज्ञानिक? हाँ, वो अपनी प्रयोगशाला यानी अपने वातावरण में अकेला ही खोजबीन करता है, चीजों को तोड़ता जोड़ता है और ज्ञान का निर्माण खुद करता है। अच्छा, मतलब अगर एक बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो पियाजे कहेंगे कि वो गुरुत्वाकर्षण और बनावट के नियम खुद सीख रहा है। बिल्कुल, वो अपनी छोटी सी दुनिया का आइंस्टाइन बना हुआ है। उनके मुख्य शब्द है सक्रिय जिज्ञासु, खोजबीन, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मसातीकरण का मतलब है किसी नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान के सांचे में ढालना। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार गाय को देखकर उसे बड़ा कुत्ता कहता है तो वो आत्मसातीकरण कर रहा है। दिलचस्प है। तो फिर वाइगॉत्स्की इस तस्वीर को कैसे बदलते हैं? वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा अकेला वैज्ञानिक नहीं है, वो एक सामाजिक प्रशिक्षु है। वो ज्ञान का निर्माण अकेले नहीं बल्कि समाज के साथ मिलकर करता है। उनके लिए सीखना एक सामाजिक घटना है। मतलब वो कहेंगे कि बच्चा मिट्टी से तो सीख रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा या दोस्त आकर उसे थोड़ी मदद दे तो वो कहीं ज्यादा और जल्दी सीख जाएगा। अच्छा, इसी मदद को वो स्कैफोल्डिंग कहते हैं ना? बिल्कुल। स्कैफोल्डिंग का मतलब है वो अस्थायी सहारा जो आप बच्चे को देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना सिखाते वक्त आप पीछे से सीट पकड़े रहते हैं। आप हमेशा पकड़कर नहीं रखते, बस तब तक जब तक वो खुद संतुलन बनाना न सीख जाए। तो वाइगॉत्स्की के कीवर्ड्स हुए सामाजिक अंतःक्रिया, स्कैफोल्डिंग, भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका निचोड़ ये निकला कि ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये दो अलग अलग दर्शन है। पियाजे का बच्चा वातावरण से सीख रहा है और वाइगॉत्स्की का समाज से, और परीक्षा इसी एक अंतर को बार बार परखती है। एकदम सही। इसी लिस्ट में लॉरेंस कोलबर्ग का भी नाम है, जिनका ध्यान नैतिक विकास पर है, मतलब बच्चा सही और गलत का फैसला करना कैसे सीखता है। पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग, ये तो बड़े सिद्धांत हो गए, लेकिन क्या कोई ऐसा मूल मंत्र है जो ज्यादातर सवालों पर लागू हो सके? कोई सार्वभौमिक सिद्धांत? हाँ, और यहीं से हमें वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स मिलते हैं जो लगभग हर सवाल में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब हर फैसले के केंद्र में बच्चा होना चाहिए। हाँ, इसके कीवर्ड्स हैं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, सक्रिय भागीदारी और सबसे जरूरी बच्चे की आवश्यकता और रुचि के अनुसार सिखाना। इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा विचार है समावेशी शिक्षा का, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन।
हर बच्चे को एक ही छत के नीचे लाना। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस पर एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है कि क्लास में मौजूद विविधता, चाहे भाषा की हो, संस्कृति की हो या शारीरिक क्षमता की, उसे एक समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट, विविधता एक समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जी इसका कोई उदाहरण दे सकती है? जरूर। मान दीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जो देख नहीं सकता। पारंपरिक सोच उसे एक समस्या मानेगी, लेकिन समावेशी नजरिया कहता है कि वो बच्चा बाकी 30 बच्चों के लिए संवेदनशीलता, सहानुभूति और सहयोग सीखने का एक जिंदा संसाधन है। अच्छा। बच्चे सीखेंगे कि दुनिया को अलग-अलग तरीकों से भी महसूस किया जा सकता है। विविधता एक बोझ नहीं बल्कि सीखने का एक जरिया है। कमाल है। ये सोच तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल सकती है। जी। मूल्यांकन के बारे में क्या? परीक्षा और टेस्ट तो हमेशा डरावने शब्द लगते हैं। आधुनिक शिक्षा में नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE और रचनात्मक मूल्यांकन जैसे शब्द हमेशा पॉजिटिव होते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है पढ़ाई के दौरान होने वाला टेस्ट, जैसे कोई क्लास क्विज। इसका मकसद बच्चे पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है। नहीं, इसका मकसद बस ये समझना है कि उसे कहाँ मदद की जरूरत है। ये एक डॉक्टर के चेकअप जैसा है, फाइनल रिपोर्ट कार्ड जैसा नहीं। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक और आदर्श लगता है, लेकिन परीक्षा सिर्फ ये नहीं परखती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से पुराने या गलत विचार हैं जिन्हें परीक्षक एक जाल की तरह विकल्पों में बिछाता है? बिल्कुल। और यहाँ हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स की लिस्ट काम आती है। सबसे बड़ा जाल है शिक्षक केंद्रित शिक्षा से जुड़े शब्द। जैसे ही आपको विकल्प में निष्क्रिय छात्र, रटना, कंठस्थ करना या याद करना जैसे शब्द दिखें, समझ जाइए कि ये जवाब नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य जानकारी को दिमाग में भरना नहीं बल्कि समझ का निर्माण करना है। सही। और बच्चों पर ठप्पा लगाना यानी लेबल करना और उनकी तुलना करना, ये भी शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। कमजोर छात्र, पिछड़ा बच्चा या एक बच्चे की दूसरे से तुलना करना, ये सब बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ते हैं। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। स्रोतों में एक और तरह के शब्दों का जिक्र है जिन्हें अतिवादी या एक्सट्रीम कहा गया है, जैसे केवल, मात्र, सिर्फ, हमेशा ही। ये नेगेटिव क्यों है? ये इसलिए नेगेटिव हैं क्योंकि शिक्षा और बाल मनोविज्ञान में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। हर बच्चा अलग है। जब कोई विकल्प कहता है कि केवल यही एक तरीका सही है, तो वो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज कर रहा होता है। इसलिए ऐसे शब्द लगभग हमेशा गलत विकल्प की निशानी होते हैं। और अंत में जाहिर तौर पर दंड, सजा, डर, दबाव। हाँ, ये शब्द तो हमेशा ही नेगेटिव होंगे। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या रटने जैसी पुरानी विधियां किसी बुरी नीयत से बनी थी? हमारे शिक्षक तो हमें रटने के लिए ही कहते थे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, वो बुरी नीयत से नहीं बनी थी। हमें उस समय के हालात को समझना होगा। संसाधनों की भारी कमी थी। एक शिक्षक को 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता था। उस माहौल में अनुशासन और एकरूपता ही सबसे कारगर तरीका माना जाता था। ये उस सिस्टम की जरूरत थी। लेकिन आज शिक्षा का दर्शन बदल चुका है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये टैग वर्ड सिर्फ परीक्षा पास करने की ट्रिक नहीं है। ये शिक्षा के एक नए नजरिए को दर्शाते हैं। ये वो नजरिया है जो बच्चे को एक सक्रिय खोजकर्ता और अपने ज्ञान का निर्माता मानता है, न कि सिर्फ एक खाली बर्तन जिसे शिक्षक को भरना है। ठीक है, तो हमने परीक्षा के पीछे के दर्शन को समझ लिया। अब इसे असल रणनीति में बदलते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है टाइम मैनेजमेंट। 150 सवाल और 150 मिनट, एक सवाल के लिए 1 मिनट। सुनने में तो काफी लगता है पर होता नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही सटीक समय विभाजन का फॉर्मूला दिया गया है। पेपर 1 के लिए रणनीति कुछ ऐसी है। बाल विकास यानी CDP के 30 सवालों के लिए 20 मिनट। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन इसके बाद खेल बदल जाता है। हिंदी और EVS जैसे विषयों के 30-30 सवालों के लिए सिर्फ 15-15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट, मतलब एक सवाल के लिए 30 सेकंड। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इन विषयों में या तो जवाब पता होता है या नहीं। इनमें ज्यादा सोचना या कैलकुलेट नहीं करना पड़ता।
यहाँ से जो समय बचेगा वो उन विषयों को दिया जाएगा जो सच में समय की मांग करते हैं, जैसे अंग्रेजी, जिसके 30 सवालों के लिए स्रोत पूरे 50 मिनट देने का सुझाव देता है। 50 मिनट। और गणित के लिए? गणित के लिए भी 50 मिनट। तो कुल मिलाकर 100 मिनट, यानी परीक्षा का 2/3 समय सिर्फ इन 2 विषयों के लिए। इसके पीछे का तर्क साफ है। हाँ, अंग्रेजी में लंबे लंबे पैसेज होते हैं और गणित में कैलकुलेशन। अगर आप इन्हें बराबर समय देंगे तो आप कभी पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। ये समय चुरा कर सही जगह लगाने का खेल है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मैं तो हमेशा हर विषय को बराबर समय देने के बारे में सोचता। चलिए, अब उस डरावनी स्थिति की बात करते हैं जिससे हर परीक्षार्थी को डर लगता है। परीक्षा खत्म होने में 10-15 मिनट बचे हैं और OMR शीट पर 35 गोले खाली हैं। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उस घबराहट में क्या करें? इसी घबराहट के पल के लिए स्रोत में तुक्के का विज्ञान बताया गया है, जो किस्मत पर नहीं बल्कि संभावना, प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। रणनीति बहुत साफ और चौंकाने वाली है। अपनी भरी हुई OMR शीट पर एक नज़र दौड़ाइए और पता लगाइए कि A, B, C, D में से किस विकल्प को आपने अब तक सबसे कम बार चुना है। अच्छा, तो आखिरी पलों में सवाल पढ़ने के बजाय अपने भरी हुई शीट का विश्लेषण करना है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके पीछे का तर्क ये है कि पेपर बनाने वाले अक्सर विकल्पों का संतुलन रखते हैं। मतलब 150 सवालों में से लगभग 37-38 जवाब A होंगे, 37-38 B होंगे और इसी तरह बाकी भी। तो अगर आपने अब तक B सबसे कम इस्तेमाल किया है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि बचे हुए सवालों के जवाबों में B बाकियों से ज्यादा होगा। तो स्रोत ये कह रहा है कि बचे हुए सभी 30-35 सवालों में आंख बंद करके सिर्फ B भर दो। ये सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लगता है, लेकिन ये जड़ित है। स्रोत में लेखक अपना ही एक अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार परीक्षा में आखिरी के 10 मिनट बचे थे और उनके 30 गोले खाली थे। घबराहट में उन्होंने जल्दी से अपनी OMR शीट देखी और पाया कि उन्होंने B ऑप्शन सबसे कम चुना है। उन्होंने बाकी 30 सवालों में B भर दिया। और नतीजा? जब नतीजा आया तो उन 30 में से 8 सवाल सही थे। अगर वो अलग अलग तुक्के लगाते तो शायद 1 या 2 ही सही होते। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 0 से तो 8 बहुत बेहतर है। वाह, मतलब ये अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ये तो हुई आखिरी पलों की रणनीति। अब उन 5 स्मार्ट तरीकों पर आते हैं जिनका इस्तेमाल उन अलग अलग सवालों के लिए किया जा सकता है जिनका जवाब बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक तरकीबें हैं। पहली है सबसे लंबा विकल्प। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? ऐसा नहीं लगता कि पेपर बनाने वाले इतने अनुभवी लोग इस तरह की आसान ट्रिक छोड़ देंगे? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। परीक्षक जब सही जवाब लिखता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसमें कोई भी कमी या अस्पष्टता न रह जाए। इस चक्कर में वो अक्सर उसमें ज्यादा जानकारी और शर्तें जोड़ देता है, जिससे वो बाकियों से लंबा हो जाता है। अच्छा, ये मानवीय स्वभाव है। हाँ। दूसरा तरीका, जिसे स्रोत में जादू कहा गया है, वो है उपयोग सभी का विकल्प। स्रोत का दावा है कि शिक्षण परीक्षाओं में इसके सही होने की संभावना 80 से 90% होती है। 80 से 90%? हाँ, इसके पीछे का तर्क ये है कि सीटेट जैसी परीक्षाएं सकारात्मक शिक्षण को बढ़ावा देती हैं और अक्सर दिए गए 3 विकल्प शिक्षा के अलग अलग सकारात्मक पहलू होते हैं जिन्हें उपरोक्त सभी एक साथ समेट लेता है। ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। ठीक है, तीसरा और चौथा तरीका तो हमारे पहले भाग की चर्चा से ही जुड़ा है। नकारात्मक शब्दों को हटाना और सकारात्मक शब्दों को चुनना। एकदम सही। ये एलिमिनेशन की सबसे ताकतवर तकनीक है। जैसे ही आप किसी विकल्प में केवल, सिर्फ, रटना या सजा देना जैसे शब्द देखें, उसे तुरंत काट दें। अक्सर 4 में से 2 विकल्प तो इन्हीं शब्दों की वजह से कट जाते हैं और आपकी सही जवाब तक पहुंचने की संभावना 50% हो जाती है। बिल्कुल। और इसके उलट अवसर देना, प्रोत्साहित करना, चर्चा में शामिल करना, विविधता का सम्मान जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स वाले विकल्प के सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये सिर्फ तुक्का नहीं, ये परीक्षा की मानसिकता को हैक करने जैसा है। और पांचवा और आखिरी तरीका? पांचवा तरीका वही विकल्प वितरण ट्रिक है, लेकिन एक अलग संदर्भ में। ये आखिरी के पैनिक मोमेंट के लिए नहीं है। मान लीजिए आपने 120 सवाल कर लिए हैं और बीच बीच में 30 सवाल छोड़े हैं जिनके बारे में आप अनिश्चित हैं। अब आप अपनी OMR शीट का विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प सबसे कम इस्तेमाल हुआ है और फिर उन 30 सवालों में वही भर सकते हैं।
तो इसका निचोड़ क्या निकला? आज की चर्चा का सार यही है कि इन परीक्षाओं में सफलता के लिए 2 स्तंभ हैं। पहला, कीवर्ड्स के जरिए परीक्षा के मूल दर्शन को समझना। और दूसरा, संभावना पर आधारित रणनीतिक अनुमान लगाना। ये सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि परीक्षा देने की कला की भी परीक्षा है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, तो ये रणनीतियां दिखाती हैं कि एक सफल परीक्षार्थी सिर्फ ज्ञानी नहीं, बल्कि एक अच्छा रणनीतिकार भी होता है। उसे पता होता है कि अपने ज्ञान का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रह के तर्क का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये सब एक बड़ा सवाल भी तो खड़ा करता है, जिस पर सोचना जरूरी है। हाँ, और वो सवाल यह है कि स्रोत में बताई गई ये तकनीकें, खासकर वो पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स वाली, ये हमारी परीक्षा प्रणाली के बारे में क्या बताती हैं? क्या इन ट्रिक्स में महारत हासिल करना वास्तव में एक अच्छे शिक्षक की क्षमता को दर्शाता है, या सिर्फ परीक्षा पास करने की एक स्किल को? और क्या हम अनजाने में एक ऐसी परीक्षा प्रणाली बना रहे हैं जिसे पैटर्न पहचान कर और कीवर्ड्स रट कर भी पास किया जा सकता है? ये या एक सोचने वाली बात है।